नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर लेसन चल रहा है 2 नंबर लेसन का नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। पीछे वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक होते क्या हैं, किसको कहते हैं हम चालक या अचालक या अर्धचालक किसे किसे कहते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। मैंने आपको बताया था चालकों की कुछ परिभाषाएं बताई थी, अर्धचालकों की कुछ परिभाषाएं बताई थी और अचालकों की कुछ परिभाषाएं बताई थी, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी थी, और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या क्या होता है तीनों पदार्थों के अंदर उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो क्लास के अंदर हम केवल आज पढ़ेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज आते हैं चालक है, उन सब के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो सारी क्या क्या बातें हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी में स्वागत करता हूं और इसी के साथ ही हम क्लास का आज स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि चालकों की विशेषता। चालकों की विशेषताएं यानी जो चालक होते हैं, जिसकी मैं परिभाषा पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली, इसलिए आप पहले वो क्लास देख लें, उसके बाद आज की क्लास देखें। तो मैंने उसमें बता दिया था कि चालक एक्चुअल में होते क्या हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चालकों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता चालक के अंदर ये होनी चाहिए कि चालक हम उसी को तो बोलते हैं जिसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो सकता है। कोई विद्युत धारा का चालन उसमें ही होगा जिसका प्रतिरोध कम हो। तो हम इसके अंदर पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि पहली विशेषता तो ये हो कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, कि चालकों के अंदर विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और विशिष्ट प्रतिरोध एक ऐसी चीज है कि तार की लंबाई कितनी बढ़ा दे, एरिया कितना ही बढ़ा दे, विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी कम नहीं होता, ना कभी बढ़ता है, उसका मान नियत रहता है। क्योंकि जितना अपने एक एरिया, इकाई एरिया और इकाई लंबाई ली है, उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने गुरुवार को हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो टेस्ट हुआ था, मंगलवार को जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो टेस्ट हुआ था लेसन फर्स्ट का, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन दिया भी था कि निम्नलिखित में से ऐसा क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या रहेगा। कुछ लंबाई में चेंज किया, कुछ एरिया में चेंज किया और पूछा कि विशिष्ट प्रतिरोध के अंदर अब क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे लंबाई का मान कुछ भी बढ़ा दे, चाहे एरिया का मान कुछ भी कर दे। तो सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि चालकों के अंदर पहली विशेषता ये होती है कि उनका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम होगा तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, और चालक अच्छा वही कहलाता है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो। तो एक नंबर विशेषता ये होनी चाहिए। नंबर 2 विशेषता कि उसके अंदर तन्यता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए कि चालक ऐसा होना चाहिए जिसको हम खींचने पर तार बना सकें ताकि उसका इलेक्ट्रिकल जगह पर उपयोग हो सके, कोई लोड को चलाने में या कहीं उसका इलेक्ट्रिकल कामों में उसका उपयोग हो सके। तो तारों के रूप में चालकों को खींचा जा सके, यह गुण कहलाता है तन्यता। तो यह गुण भी होना चाहिए। चालक ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए जिसकी हम तार ना खींच सके, तार ना बना सके, उसे बदले बदले तारों के रूप में हम बना ना सके। तो चालकों में ऐसा गुण होना चाहिए कि उसके तार बन जाएं। उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, तन्यता। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर एक गुण होना चाहिए आघातवर्ध्यता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबिलिटी। आघात
का मतलब आप समझते हो दोस्तों, चोट मारना। यानी चालक ऐसा होना चाहिए कि उस चालक पर यदि चोट मारी जाए, उसको यदि कोई चीज से पीटा जाए तो वो चालक टूटे ना, और उसकी एक बिल्कुल पतली चद्दर बन जाए पीटने पर, लेकिन वो टूटे ना, ऐसा जो पदार्थ है वो अच्छा चालक कहलाएगा। जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, उनको अगर अपने चोट मारी जाए तो फिर वो टूट जाते हैं, तो वो अच्छे चालक फिर नहीं कहलाएंगे। अच्छा चालक वही कहलाएगा जिसके अंदर आघातवर्धकता का, मेलिएबिलिटी का गुण होगा। तो ये 3 गुण होने चाहिए चालकों में, अति आवश्यक है। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से चालकों में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो ये 3 गुण तो होने चाहिए। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आ जाए कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उसका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस बातों का ध्यान रखें कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कि अपने इलेक्ट्रिकल में जो यूज आते हैं चालक, वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से चालक हैं। सबसे पहले हम चालकों का नाम लिखते हैं कि कौन कौन से चालक अपने इलेक्ट्रिकल में यूज आते हैं। तो सबसे पहला चालक यूज में जो आता है वह है चांदी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिल्वर। चांदी दोस्तों, चांदी एक मूल्यवान धातु है, थोड़ी महंगी धातु है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर या सबसे अच्छी चालकता, चालकता का मतलब रेजिस्टिविटी, चालकता का मतलब ये बनता है कि वह पदार्थ जिसके अंदर चालक का गुण अच्छा है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम है, वह पदार्थ अच्छी चालकता वाला है। तो चांदी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी धातु है, एक ऐसा चालक है जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। आगे बहुत सारे कंडक्टर पढ़ेंगे, उनसे अपने ये कंपैरिजन करेंगे कि चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे ऑप्शन के अंदर सोना देख लेते हैं और सोने का उत्तर वो सही मान लेते हैं कि चालकता सोने की ज्यादा होगी। सोने के अंदर तन्यता का गुण बहुत अच्छा होता है, उसका विशिष्ट गुरुत्व बहुत अच्छा होता है, परंतु वो चांदी जितना अच्छा चालक नहीं है। तो आप ध्यान रखें, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छी चालकता, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है, तो चांदी उत्तर माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद नंबर दूसरी बात करें कि चांदी का उपयोग अपने इलेक्ट्रिकल में कहां करते हैं। तो दोस्तों, चांदी एक आप समझ रहे हो कि बहुत महंगी धातु है, इसलिए अपने कोई तारों के अंदर या जगह जगह अपने चांदी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि काफी महंगी धातु है। तो चांदी का उपयोग कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही होता है, जैसे कोई सोल्डर के रूप में इसका उपयोग होता है। काफी जो महंगा सोल्डर आता है और काफी महंगे महंगे स्टार्टर्स होते हैं, वहां सोल्डर जो होता है, सोल्डर आप समझोगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, उसके अंदर सोल्डर के बारे में आपको बताऊंगा। तो सोल्डर जो होता है वो चांदी का बना होता है। जो कोई बहुत महंगा सोल्डर हो और महंगे कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई चीज को अपने जोड़ना है, आप सोल्डर का एक नाम कार्य ये समझो अपने देसी भाषा के अंदर कि 2 वायर हैं जो कि समान धातु की बनी है, उनको कपल करना है, जोड़ना है, तो वहां पे फिर अपने सोल्डरिंग करनी पड़ती है। तो सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर चाहिए वो चांदी का बना होता है। ये कब बना होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सोल्डर चांदी का बना होता है। सोल्डर तो अपने ये मानते हैं कि 60% टिन और 40% लेड से बना होता है, लेकिन जो महंगा सोल्डर है और महंगे इलेक्ट्रॉनिक या महंगे इलेक्ट्रिकल उपकरण में जहां यूज करना है, तो वहां फिर सोल्डरिंग अपने चांदी से करते हैं। कुछ विशेष जगह ही है, हर जगह सोल्डर जो है वो चांदी का यूज में नहीं ले सकते, लेकिन अच्छा कंडक्टर है, अच्छी इसकी रेजिस्टिविटी है, इसलिए अपने जो सोल्डरिंग करेंगे महंगे इलेक्ट्रिकल उपकरणों के अंदर वो फिर चांदी की करते हैं, ताकि जो बीच में जो अपने जो जोड़ लगा रहे हैं उसमें फिर करंट का फ्लो बिल्कुल सही अच्छे ढंग से होता रहे, कोई बीच में उसका फ्लो करंट का रुक ना जाए, इसलिए अपने चांदी का वहां पे फिर सोल्डरिंग करते हैं।
तो नंबर 1 पॉइंट चांदी के बारे में याद रखोगे बात कि चांदी सबसे अच्छी चालकता वाली धातु है, जिसमें सबसे अधिक धारा चल सकती है और सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। नंबर 2 पॉइंट चांदी का उपयोग महंगे जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण है वहां सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तीसरी बात हम ये पढ़ सकते हैं कि चांदी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलने वाला बिंदु, गलनांक बिंदु, वो 960 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जिसे आप फारेनहाइट या केल्विन में भी चेंज कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंटों को याद रख लोगे आप, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो 1.64 into 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर होता है। ओम मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -8 आ जाएगी। तो ये 4-5 बातें हैं चांदी के अंदर याद रखने वाली। अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा चांदी से तो इन 4-5 बातों में से आ जाएगा। ये सारी बातें अपने अभी नोट करते हैं। तो नंबर 1 बात कि चांदी का रासायनिक नाम अर्जेंटम होता है, इसलिए मैं इसको एजी लिख देता हूं। चांदी सबसे अच्छी चालक धातु है। नंबर 2 पॉइंट चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 into 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर होता है। इसके बाद चांदी का जो उपयोग की बात करें तो चांदी का उपयोग, चांदी एजी अर्जेंटम, चांदी का उपयोग कहां होता है? महंगे इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। यहां आप नोट लगाकर ये लाइन लिख सकते हो, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, कि वैसे जो सोल्डर होता है वो 60% टिन और 40% लेड से मिलकर बना होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप चांदी में ये लिखोगे कि चांदी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु, चांदी का गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4 बातें हैं। और चांदी के कुछ एक दो उपयोग की और बात करके आपको बताऊंगा चांदी का उपयोग कहां अपने वो करते हैं। दोस्तों चांदी का उपयोग आगे एक अपने आएगा, सोलर ऊर्जा अपने पढ़ेंगे, जो कि अपने पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। उसमें अपने ये सीखेंगे कि जो चांदी का उपयोग सोलर जो प्लेटें होती है उसका एनोड बनाने में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। वहां जो चांदी होती है वो इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करती है, तो वो सोलर अपने जब आएगा वो सिस्टम, तो अपने वहां पढ़ेंगे सोलर एनर्जी द्वारा अपने कैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो वहां जो प्लेट होती है उसमें जो एनोड होता है वो किसका बनेगा? चांदी का बनता है। उसमें जो कैथोड होगा अब वो मान लो किसका बनेगा? सिलिकॉन का बनता है। तो वो अपने सोलर सेल के अंदर देखेंगे। ये 4-5 बातें हैं, आप इनको साथ साथ में नोट करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने चालकों की बात करें तो नेक्स्ट जो चालक है वो हमारा रहेगा 2 नंबर, तांबा, कॉपर, इसे हम Cu बोलते हैं, कॉपर Cu। दोस्तों कॉपर जो है वह भी बहुत अच्छा चालक है। चांदी जितना अच्छा चालक तो नहीं है, लेकिन ये मानो चांदी की तुलना अगर तांबे से करें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसकी रेजिस्टिविटी 1.64 होती है, इसकी रेजिस्टिविटी 1.7 होती है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
थोड़ा सा अधिक विशिष्ट प्रतिरोध है, इसलिए थोड़ा सा ही कम अच्छा चालक है चांदी से। लेकिन अगर 2 नंबर पे बात करें तो चांदी से सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। अगर ऑप्शन में आपके पास चांदी ऑप्शन में नहीं है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है और चांदी नहीं है, तो क्या उत्तर मानोगे? तांबा। तो पहली बात आप ये समझ लो कि चांदी के बाद 2 नंबर पे चालकता का स्थान तांबा रखता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि अपने विशिष्ट प्रतिरोध की करें तो 1.7 होता है इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तीसरी बात, इस तांबे का उपयोग कहाँ होता है? तो आप समझते हो, बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल हमारे जो मशीन है उनमें जो वाइंडिंग होती है, या मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई पंखा है या बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर है, उसमें तांबे की वो बनी होती है। तांबा थोड़ा सा महंगा होता है, चांदी जितना महंगा तो नहीं, लेकिन तांबा भी थोड़ी सी महंगी धातु है और थोड़ी सी कठोर धातु है। इसलिए तांबे का उपयोग आजकल थोड़ा सा कम होने लग गया, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी है और थोड़ा सा हेवी भी है। इसलिए ज्यादातर उपयोग आजकल एल्यूमिनियम का होने लग गया है, परंतु तांबे का उपयोग भी आजकल होता है, काफी जगह होता है। अच्छे अच्छे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है उनमें तांबे का ही उपयोग होता है। और तांबे के गलनांक बिंदु की बात करें तो काफी अच्छा गलनांक बिंदु है, 1084 या 83 के आसपास इसका गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद तांबे की अगर करंट डेंसिटी की बात करें, करंट घनत्व की बात करें तो 165 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा 165 एम्पियर करंट अपने में से गुजार सकता है, जो कि बहुत उच्च धारा है। इस प्रकार से 5-6 पॉइंट है तांबे के अंदर, ये सारे आपको याद करने लायक पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, नंबर 1.A, कि चांदी के बाद तांबे की चालकता सर्वाधिक होती है। नंबर 2 पॉइंट, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। और दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये मैं एक क्लास लगाई थी मैंने लेसन फर्स्ट के अंदर, तीसरी क्लास लगाई थी शायद, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस के बारे में पूरा क्लास लगाई थी। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध वाला टॉपिक भी बताया था, इसका मात्रक बहुत बार आता है। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। उपयोग की बात करें तो उपयोग मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप समझते हो उपयोग तो जहां बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल उपकरण है उनमें वाइंडिंग के अंदर, तारों के अंदर, केबिन के अंदर, बस बार के अंदर तांबे का उपयोग होता है। इसकी करंट डेंसिटी, तांबे की करंट डेंसिटी 165 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी करंट डेंसिटी होती है। इसके बाद में तांबे का गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट 1084 के आसपास होता है। कई किताबों में 1082 लिखा है, 1084 लिखा है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इतना सा इसका गलनांक बिंदु होता है। तो ये 4 बातें हैं जो आपको तांबे के अंदर याद करनी है। बस बार वगैरह जो अच्छी बस बार है, जहां अधिक लोड चलाना है, वो तांबे की बस बार पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चालक आता है हमारा, वो है सोना, Au, गोल्ड। तो सोना भी एक चालक है, परंतु इतना महंगा है, आप सभी जानते हो कि सोना इतना महंगी धातु है कि इसका उपयोग आजकल क्या पहले भी कभी भी इलेक्ट्रिकल उपकरणों में तो किया ही नहीं गया। तो इलेक्ट्रिकल उपकरणों में सोने का उपयोग नहीं होता, लेकिन चालकता की बात करें तो 3 नंबर पे आता है सोना। तांबे के बाद में सोना अच्छा चालक है। इसके बाद 4 नंबर
4 नंबर पर सोने के अंदर यदि आप नोट करोगे तो ये लिख लेना कि सोने का विशिष्ट गुरुत्व सबसे ज्यादा होता है और सोने की तन्यता भी, डक्टिलिटी का गुण भी बहुत अच्छा होता है। तभी तो सोने की पतली पतली वायर बनाकर बहुत जगह आभूषणों में उपयोग होता है। तो 4 नंबर पे चालक आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम का यूज आजकल चालकों के अंदर सबसे नंबर 1 पे हो रहा है। कुछ विशेषताएं एल्यूमिनियम के अंदर। एक तो ये विशेषता है कि ये भी अच्छा चालक है। तांबा और सोना, और सोने के बाद 4 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ये भी एक अच्छा चालक है। दूसरी बात, जो अपने बहुत दिमाग में विशेष ध्यान रखते हैं, जब कभी भी कोई मशीन लेने जाते हैं, कोई मोटर लेने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लेने जाते, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि सस्ता होना चाहिए। तो ये तांबा जो होता है वो सस्ता होता है। तांबे से बनी हुई कोई भी मशीन होगी तो वो सस्ती होगी, तो ये सस्ता है। और तांबे की बात करें तो तांबे से 30% हल्का भी होता है। 30% हल्का होता है ये एल्यूमिनियम। तो जहां तांबे का यूज करते हैं वहां अपने एल्यूमिनियम का यूज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कॉस्ट काफी कम होती है, ये हल्का होता है। लेकिन ये है कि तांबे जितना ना तो इसका गलनांक बिंदु है और ना ही तांबे जितना ये कठोर है। जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं एल्यूमिनियम की कोई भी मशीन हो। तो अपने जो जो बातें लिखने वाली हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि चालकता की बात करें तो चालकता में कौन सा स्थान रखता है? यह चौथा स्थान रखता है। नंबर 1 पॉइंट। अगर इसके अपने विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध लगभग इसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना होता है। दोस्तों ये हम सेंटीमीटर में है, मीटर में बनाना है तो 10 की पावर -8 हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 2 का भाग लगाएंगे तो मीटर में आ जाएगा। वो भाग में जाएंगे तो ऊपर जाके वो पावर माइनस में हो जाएगी, तो -6 और -2 -8 हो जाएगा, तो -8 ओम मीटर। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तांबे का उपयोग जहां होता है वहां एल्यूमिनियम का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों होता है 657 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है। नंबर 4 बात, अगर इसकी अपने करंट घनत्व की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करें तो 118 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी का प्रतीक J होता है। J बराबर होता है I/A। I धारा, A एरिया, कितने एरिया में से कितनी करंट गुजर सकती है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई टुकड़ा है, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, उसमें से 118 एम्पीयर करंट गुजर सकती है। तांबे में से कितनी गुजर रही थी? 165। तो ये एल्यूमिनियम है। अब मैं थोड़ा सा तांबा और एल्यूमिनियम के बीच में कंपैरिजन थोड़ा करके दिखवा देता हूं, ताकि भविष्य में आपको कहीं और कोई बुक ना देखनी पड़े। तो तांबे और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा अपने कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कई बार कंपटीशन में आ भी जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम, दोनों में कंपैरिजन करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात मैं कंपैरिजन में लेता हूं चालकता की। विशेष ध्यान रखें, एक एग्जाम हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर का 2018 में हुआ था, इलेक्ट्रिकल का। उसमें पूछा गया था कि तांबे से एल्यूमिनियम में चालकता कितने % होती है, परसेंटेज का पूछ लिया। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई
अगर कोई टुकड़ा है जिसकी लंबाई, यानी ध्यान दें, ये मान लो कोई टुकड़ा है जो कि तांबे से बना है, तांबा, और सेम इतनी ही लंबाई का ये टुकड़ा एल्यूमिनियम का बना है, दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का कटाव क्षेत्रफल भी बराबर है। तो ये तो पक्की बात हो गई कि तांबे में से करंट ज्यादा गुजरेगी, एल्यूमिनियम में से करंट कम गुजरेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो प्रश्न ये आया था कि तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम में कितनी करंट गुजरेगी, जबकि दोनों में लंबाई बराबर है और दोनों का कटाव क्षेत्रफल भी बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि चालकता मान लो इसमें से यदि 100 एम्पीयर करंट गुजर रही है तांबे में से, मैं ये नहीं बता रहा कि इसकी चालकता 100 एम्पीयर है, ऐसा नहीं बता रहा, चालकता की बात करेंगे, चालकता का प्रतीक महो होता है या साइमन होता है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि तांबे में से यदि 100 एम्पीयर करंट चल सकती है, मान लो इसमें से 100 चली, तो उतना ही फोर्स लगाने पे, इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाने पे एल्यूमिनियम में कितनी चलेगी, बराबर मान का वोल्टेज दे रहे हैं, तो एल्यूमिनियम में करंट चलेगी, वो चलेगी 60 एम्पीयर। तो कितना परसेंट कम चली है, 40% धारा क्या चली है, कम चली है, और 60 एम्पीयर धारा इसमें से चली है। तो अपने ये लिख सकते हैं, यहां अपने ये कैलकुलेशन लिख सकते हैं कि तांबे की अपेक्षा या एल्यूमिनियम की चालकता, एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से 60% होती है, या कॉपर का 60% होती है। यदि एग्जांपल भी बता दिया मैंने आपको, अगर कॉपर में 100 एम्पीयर धारा चल रही है तो उतने ही टुकड़े में से एल्यूमिनियम में 60 चलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो करंट को अपोज भी ज्यादा करेगा, इसलिए धारा का मान कम हो जाएगा, 60 एम्पीयर चलेगी। तो कितना परसेंट कम हो गया या कितना परसेंट धारा चली है, वो आप इस एक एग्जांपल से समझ लो। इसके बाद में मैं कंपैरिजन के 2 नंबर की बात करता हूं। 1 नंबर कंपैरिजन हमने ये कर लिया, 2 नंबर कंपैरिजन की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम कॉपर से 30% हल्का होता है, 30% हल्का होता है। एल्यूमिनियम कॉपर से 30% हल्का होता है। अब दोस्तों एक बात दिमाग में रखें, मैं ये तभी बात कर रहा हूं जब दोनों की लंबाइयां बराबर है, तांबे और एल्यूमिनियम की, और कटाव क्षेत्रफल भी बराबर है। तो ये तो अब कंफर्म हो गया भी एल्यूमिनियम तो हल्का होता है। कितना हल्का होगा, अगर कॉपर का भार 100 ग्राम है तो ये इसका एल्यूमिनियम का भार कितना होगा, 70 ग्राम होगा, तो 30% हल्का होगा कॉपर से। अगर कॉपर का भार 100 ग्राम है, कोई तार का जिसकी लंबाई एल्यूमिनियम के बराबर है, जिसका एरिया भी एल्यूमिनियम के बराबर है, तो एल्यूमिनियम का भार हमें 70 ग्राम ही मिलेगा, 30% क्या होता है, कम होता है। अब एक क्वेश्चन अलग से बनता है कि अपने क्या काम करना है कि एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर के बराबर लाना है, या कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के बराबर लाना है, दोनों का रेजिस्टेंस करना है बराबर। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि ये कोई कॉपर का टुकड़ा है, ये कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 8 ओम है, इसका रेजिस्टेंस मान लो है 12 ओम है। अब कुछ ऐसा करना है कि या तो हम एल्यूमिनियम को कॉपर के बराबर 8 ले आए, ला सकते हैं, इसका एरिया बढ़ाकर रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं, या फिर इसका एरिया कम करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ा के 12 कर सकते हैं। भाई जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर बराबर हो जाए तो ये तो कंफर्म है कि दोनों की ना तो लंबाई बराबर होगी, या लंबाई बराबर है तो एरिया बराबर नहीं होगा, एरिया बराबर है तो लंबाई बराबर नहीं होगी, और हो सकता है दोनों ही बराबर ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, अर्थात दोनों में करंट बराबर चलानी है, हमको एल्यूमिनियम और कॉपर में से करंट बराबर चलानी है, तो उस कंडीशन के अंदर वह कंडीशन है जब दोनों का प्रतिरोध का मान क्या है, बराबर है। तीसरा पॉइंट है कि जब एल्यूमिनियम व कॉपर का आर
आर माने रेजिस्टेंस बराबर हो तो उस समय एल्यूमिनियम कॉपर से 50% हल्का हो जाता है। पहले 30% था, लेकिन जब रेजिस्टेंस बराबर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर से 50% हल्का होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये तीन कंपैरिजन थे, इन तीनों कंपैरिजन को आपको याद करना है। प्लस में करंट डेंसिटी मैं पीछे वाले आपको दिखा चुका हूं लाइनों में, उसको भी आप याद करें। यहाँ ये एल्यूमिनियम वाला टॉपिक खत्म होता है। तो चार अपने इंपॉर्टेंट चालक पढ़ लिए हैं जिसमें सोने का उपयोग अपने इलेक्ट्रिकल में नहीं होता। सबसे नंबर 1 पे चांदी सबसे अच्छा चालक, 2 नंबर पे तांबा, 3 नंबर पे सोना, लेकिन 4 नंबर पे आएगा एल्यूमिनियम। आजकल जो इलेक्ट्रिक वायर्स में एल्यूमिनियम का उपयोग काफी ज्यादा हो रहा है, सस्ता भी है, हल्का भी है और अच्छा चालक भी है। जो अपने ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं, पारेषण जो लाइनें होती हैं, जो काफी दूरी तक अपने को पहुंचानी होती है, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर तक जो लाइन लेके जाते हैं, अगर तांबे की अगर उपयोग वहां करें तो बहुत महंगी लाइन पड़ेगी। तो वहां किसका उपयोग होता है? एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। ACSR कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इस प्रकार से वहां एल्यूमिनियम का कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पे चालकता की बात करें तो 5वां स्थान रखता है हमारा नेक्स्ट चालक। 5 नंबर पे आएगा टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन एक अच्छा चालक ये भी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो यूज है इलेक्ट्रिकल में, इसका यूज बहुत बार हमारे कंपटीशन में आ चुका है कि टंगस्टन का यूज कहाँ होता है। तो घरों में जो विद्युत लैंप लेके आते हैं अपने 10 या 20 रुपए वाला जो पीला प्रकाश देता है, उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनता है। जो ट्यूबलाइट आती थी पहले, आजकल तो एलईडी का यूज ज्यादा होने लग गया, जिसमें स्टार्टर और चौक लगता था। जो 40 वाट या 50 वाट की जो ट्यूबलाइट होती थी, उसमें भी जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन के बारे में क्या याद रखोगे? 5 नंबर पे चालकता का स्थान रखता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होता है, इसीलिए ही अपने विद्युत लैंपों और ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और टंगस्टन की अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो काफी ज्यादा है, 60 इंटू 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। तो 60 आ रहा है, इसका मतलब काफी ज्यादा प्रतिरोध है इसका टंगस्टन का। एक सेकंड दोस्तों, तो अपने बात कर रहे थे टंगस्टन की। तो टंगस्टन की बात करें तो सारे पॉइंट आपको लिखा देता हूं। नंबर फर्स्ट पे लिखता हूं कि चालकता के अंदर इसका 5वां स्थान है। चालकता में 5वां स्थान रखता है। इसके बाद जस्ट इसके उपयोग की बात करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत लैंप है या ट्यूबलाइट के फिलामेंट्स बनाने में। इसके बाद अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है।
वाष्पीकरण तो इसका 2000 पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गलता ही 3600 पे जाके है, इसीलिए अपने इसका उपयोग यहां करते हैं। अगर इसके विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, तो 60 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तो ये चार बातें हैं टंगस्टन में, उम्मीद है आप ये चारों बातें याद कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चालक करते हैं हम इंपॉर्टेंट, वो है हमारा जस्ता। जस्ता 5, 4, 5 और 6 नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। जस्ते की बात करें तो जस्ता क्या है, जस्ते के बारे में एक बहुत पेट प्रश्न है जो हर बार आ जाता है कि गैल्वेनाइजिंग करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। गैल्वेनाइजिंग एक शब्द आता है, गैल्वेनाइजिंग। देखो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं तो वो क्या है कि वातावरण में रहते हैं, यानी कि जैसे मान लो कहीं अपने कोई मशीन की अर्थिंग की है, तो अर्थिंग तो अपने उसका पॉइंट बाहर लेके जाते हैं, तो बाहर यानी अर्थिंग जो जीआई की करते हैं वो बाहर पड़ी रहती है, तो क्या होगा, बारिश के समय के अंदर उस पर जंग लग सकती है। तो जंग रोधी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है कि ऐसी कोई धातु पर हम परत चढ़ा दें कि उसके ऊपर फिर जंग ना लगे, उस प्रक्रिया का नाम होता है गैल्वेनाइजिंग। और हम गैल्वेनाइजिंग करने के लिए मतलब जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, तो जस्ते का। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट आप याद कर लो कि किसी धातु पर गैल्वेनाइजिंग करने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग का अलग से आप लिख लेना कि संक्षारण मुक्त या जंग रोधी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। अगर अपने इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आगे अपने एक चैप्टर आएगा सेल और बैटरी वाला, वहां जितने भी लगभग जो प्राइमरी सेल है उनका जो नेगेटिव है यानी कैथोड है, वो लगभग सभी सेलों के अंदर जस्ते का बना होगा। तो इस प्रकार से अपने याद करेंगे, जस्ता एक ऐसी धातु है जो कभी भी प्रकृति के अंदर शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती, इसको शुद्ध किया जाता है, बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इलेक्ट्रिकल में अपने कोई ज्यादा यूज में नहीं आता, सेलों के खोल बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो 4-5 बातें हैं वो सारी हम नोट कर लेंगे। नंबर 1 पॉइंट तो ये लिखेंगे कि गैल्वेनाइजिंग के लिए जस्ते का उपयोग होता है। शीशे का भी कई जगह उपयोग होता है, लेकिन जस्ता एक अच्छी धातु है, इसका ज्यादा होता है। गैल्वेनाइजिंग के लिए जस्ते का उपयोग होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक की बात करें तो सेल व बैटरी के खोल व कैथोड बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसका गलनांक बिंदु लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जस्ते के बारे में 3 बातें हैं, याद कर लो। और यहाँ अपना ये 6 नंबर का चालक पूरा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर पे जो चालक हम लिखेंगे, अब चालकता के हिसाब से नहीं वैसे दिखा रहा हूं आपको मैं। 7 नंबर पे हम चालक लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चालक ही हम लिख देते हैं यूरेका। यूरेका दोस्तों, यूरेका जो चालक है इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है कि यूरेका का जो उपयोग है वो कहां किया जाता है। तो यूरेका का उपयोग किया जाता है, पीछे वाले चैप्टर में देखा था आपने, रजिस्टर जो होता है, प्रतिरोधक होता है, वो हम यूरेका धातु से बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ताप गुणांक बहुत कम होता है। देखो दोस्तों क्या होता है,
थोड़ी समझने वाली बात है, आगे वाले चैप्टरों में भी कई बार आएगी, तो आप अभी थोड़ा समझ लो, आगे वाले में अपने फार्मूला से भी समझेंगे कि क्या होता है। ये मान लो एक कोई पदार्थ का यहाँ कुछ प्रतिरोध है और यहाँ कुछ टेम्परेचर है। आप समझते हो कि चालकों में क्या होता है, लगभग इतने चालक हैं, सब में ये होता है कि अगर अपने टेम्परेचर को एक लिमिट से ज्यादा किया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये फिक्स होता है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर धातु का कुछ ना कुछ ताप गुणांक होता है। ये एक कांस्टेंट चीज है जिसका मान नियत रहता है और हर धातु के अंदर ये पाया जाता है। एक गुण है, ताप गुणांक एक गुण है जो हर धातु के अंदर पाया जाएगा, जिसकी कुछ वैल्यू होगी, हर धातु के अंदर इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो क्या होता है, जिसका ताप गुणांक ज्यादा होगा उसमें थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस ज्यादा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक ज्यादा है। और यदि ताप गुणांक किसी धातु का कम है तो उसका एक बेनिफिट ये है कि टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ जाए, रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ही माइनर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दे तो प्रतिरोध है वो थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब क्या बना कि उस धातु का ताप गुणांक क्या है, कम है। अब अपने कोई एक प्रतिरोधक बनाया जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। अगर मान लो वो तांबे का बना दिया, ये रेजिस्टर है वो तांबे का बना दिया, तो तांबे के बनाने से क्या होगा कि जब अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध 50 था, अब टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें से जब करंट चलेगी तो करंट के अनुसार I2RT से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगी उसके अंदर, और ऊष्मा बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो 50 की जगह वो 60-70 ओम प्रतिरोध देने लग जाएगा। तो ऐसा तो हमें प्रतिरोधक नहीं बनाना कि थोड़ा सा करंट देने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए और थोड़ा सा अपने को अगर उसको कोई ठंडे वातावरण में लेके चले गए तो 50 की जगह पर 40-30 ओम रेजिस्टेंस देने लग गया, वैसा प्रतिरोधक नहीं चाहिए। प्रतिरोधक तो अच्छा वही कहलाएगा जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, 50 का बनाया है तो 50 ही रेजिस्टेंस दे वो। तो वहां फिर यूरेका धातु का उपयोग होता है प्रतिरोधक बनाने के लिए, क्योंकि इसका ताप गुणांक काफी कम है, 0 के बिल्कुल नजदीक है। मतलब अगर अपने टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका तो जो प्रतिरोध है बहुत ही कम बढ़ेगा। तो अच्छा एक प्रतिरोधक बनाने के लिए अच्छा चालक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है यूरेका के अंदर, यूरेका के अंदर ये विशेष बात है कि इसका ताप गुणांक काफी कम है। आगे अपने धातु पढ़ेंगे मैग्नीन और फिर पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटन। ये तीनों धातुएं हैं, तीनों का उपयोग ही किया जा सकता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने में, क्योंकि तीनों का जो ताप गुणांक है वो काफी कम होता है। तो यूरेका के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका उपयोग है, इसका उपयोग वायर बाउंड, बाउंड मतलब बाइंडिंग की तरह, वायर का बाउंड रजिस्टर प्रतिरोधक, इसका उपयोग वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका ताप गुणांक, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। पॉइंट शायद क्रमशः याद नहीं आ रहा, 0.0005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इसका ताप गुणांक। गलनांक बिंदु की बात करें तो गलनांक बिंदु इसका लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट और है, जो थोड़ी सी भूल गया था मैं, यूरेका भी दो धातुओं से मिलकर बनता है। इसके अंदर यूरेका के अंदर 60% तांबा और 40% निकिल होता है। ये दो धातुओं का मिश्रण है यूरेका, 60% तांबा और 40% निकल, इन दोनों से मिलकर बना होता है यूरेका।
इस बात को, चारों पॉइंटों को लिख ले। मैं जो भी पॉइंट लिखता हूं तो आप भी उसको साथ साथ में लिख लिया करें, लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर मैं पांचवा पॉइंट लिखता हूं मैग्नीज का, पांचवा पॉइंट, सॉरी चालक की बात करें तो पता नहीं अब 8वां है कि 9वां है, मेरे को याद नहीं है, तो पूरा ये मैग्नीज आएगा। मैग्नीज तो अभी बताया मैंने, इसका उपयोग भी वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में हो सकता है, क्योंकि इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है, इसीलिए अपने इसका उपयोग करते हैं। गलनांक बिंदु इसका लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 1000 सेंटीग्रेड। और ये भी एक मिश्र धातु है, कुछ चीजों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर लगभग 84% होता है तांबा, 12% होता है मैग्नीज और 4% के आसपास होता है निकिल। तो ये 100 हो गया होगा, इतना कुछ 3 धातुओं से मिलकर बना होता है मैग्नीज। तो ये सारी बातें आप लिख ले। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने चालक लिखते हैं वो लिखते हैं कॉन्स्टेंटन। नेक्स्ट जो हमारा 10 नंबर का चालक है वो है कॉन्स्टेंटन। सेम बातें हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये बना होता है हमारा 55% इसमें होता है कॉपर और 45% होता है निकेल। तो लगभग यूरेका के जितना ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये बात भी आप याद कर लें। इसके बाद 11 नंबर पे हम चालक लिखते हैं नाइक्रोम। 11 नंबर पे चालक आता है हमारा नाइक्रोम। सबसे नंबर 1 बात नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में देखो दोस्तों, ये बातें हैं कि नाइक्रोम आपने कोई हीटर हो या प्रेस हो, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, या आपने कोई इलेक्ट्रिक आयरन की जो रोड देखी होगी, उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, जो उष्मा देता है रियल के अंदर, जिसमें उष्मा पैदा होती है, वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम से बनता है। तो एक तो आप याद ये करें नाइक्रोम के अंदर कि एक ये बनता है 80% निकेल और 20% होता है इसमें क्रोमियम। दो धातुओं से मिलकर बना होता है। हीटर हो, प्रेस हो, कोई हीटिंग रोड है, उसमें कहां यूज होता है इसका? हीटिंग एलिमेंट के रूप में। हीटिंग एलिमेंट बनाने में इसका यूज होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट तो ये लाइन है इसकी, इसका गलनांक बिंदु अब अगर अपने पढ़ें तो गलनांक बिंदु इसका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो गलनांक बिंदु इसका इतना होता है। तो नाइक्रोम के बारे में ये 3 बातें हैं। जो जो बातें अपने आ सकती है एग्जाम के अंदर, वो सारी बातें लिखा रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा ही लिखा रहा हूँ आपको, तो आप सारी बातें ये नोट करते रहे। इसके बाद में अपने अगर कोई और चालकों की बात करें तो एक पित्तल भी होता है, जिसे अपने ब्रास बोलते हैं। पित्तल और एक कांसा, इनके बारे में कुछ फिक्स बातें हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाती है। पित्तल जो होता है वो बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर, और जो कांसा है वो बनता है तांबा प्लस में टिन से मिलकर। तो ये दो बातों को आप याद कर लें। पित्तल का उपयोग अपने इलेक्ट्रिकल में कोई ज्यादा नहीं है, कुछ स्क्रू पेच वगैरह बनाने में होता है। कांसे का उपयोग भी कहीं नहीं होता इलेक्ट्रिकल में, कोई एक दो स्पेसिफिक जगह पे होता होगा, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये 2 बातें बस याद कर लें पित्तल और कांसे के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैं अगर नेक्स्ट चालक की बात करूं तो
नेक्स्ट चालक हमारा हो सकता है एक प्लेटिनम भी होता है, जो कि वह भी काफी महंगी धातु है, उसका यूज भी नहीं करते। एक दोस्तों होता है निकिल। निकिल एक चालक धातु है। निकिल एक चालक धातु है, इसका यूज आप देख चुके हो मिश्र धातु बनाने में हो रहा है। अपने यूरेका निकिल से बनता है, मैग्नी निकिल से बनता है, मिश्र धातु में इसका यूज होता है। और एक अपने सेल आएगा निकिल आयरन सेल, एक आएगा निकिल कैडमियम सेल। सेकेंडरी सेल आएंगे दो, तो उनके अंदर जो प्लेटें बनी होगी वो निकिल से बनी होती है। तो निकिल के बारे में दो बातें लिख लोगे आप कि एक इसका यूज मिश्र धातु बनाने में होता है, और इसका यूज जो सेकेंडरी सेल है निकिल आयरन और निकिल कैडमियम, वहां इसकी प्लेटें बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और इसका गलनांक बिंदु भी काफी ज्यादा होता है, लगभग 1470 के आसपास इसका गलनांक बिंदु होता है। एक होता है सीसा, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं लेड। ये भी एक चालक धातु है सीसा। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि जो अंडरग्राउंड जो केबलें होती हैं, जो जमीन के अंदर गाड़ कर जो केबलें रखी जाती हैं, अंडरग्राउंड जो हाई वोल्टेज की केबल होती है, तो अंडरग्राउंड है तो उनके अंदर नमी जाने का, केबल में नमी जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि अंडरग्राउंड अगर कोई केबल होगी तो अंडरग्राउंड के अंदर, धरती के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो नमी का खतरा रहता है वहां पे। तो नमी जाने से क्या हो सकता है कि जो कंडक्टर है और उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो खराब हो सकती हैं, केबल खराब हो सकती है। इसलिए नमी रोधी यानी नमी ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, नमी रोधी पर चढ़ाने के लिए, नमी रोधी पर चढ़ाने में सीसा का उपयोग होता है। जंग रोधी की बात करेंगे तो जंग रोधी के लिए तो जस्ता होगा, और नमी रोधी की बात करेंगे तो फिर किसका उपयोग होगा, शीशे का उपयोग होता है। सेलों के जो खोल हैं, जो बाहरी जो आवरण है, वो शीशे का भी बनाया जाता है, जस्ते का भी बनाया जाता है। पीबी इसका कलम्बम इसका रासायनिक नाम होता है। मिश्र धातु बनाने में शीशे का उपयोग होता है। सोल्डर के लिए बताया मैंने आपको 60% टिन और 40% लेड। मिश्र धातु किससे बनती है, शीशे से भी बनती है। कुछ धातु फ्यूज वायर आएगी आगे, फ्यूज वायर उसमें 63% होता है टिन और 37% होता है उसमें शीशा लेड। तो वहां भी इसका उपयोग होता है, शीशे का उपयोग होता है फ्यूज वायर बनाने में, फ्यूज वायर। इस प्रकार से ये अपने चालक पदार्थ हैं। लगभग तो अपने सारे कर लिए हैं, और एक दो अगर कोई रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा चालक अपने रह गया है, उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेंगे। तो मेन में जितने चालक अपने जो ज्यादातर यूज में आते हैं वो सारे अपने लिख चुके हैं, सबके बारे में विशेष बातें थी वो कर ली है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो अचालक होते हैं वो कौन कौन से अचालक हैं और कहां कहां उनका उपयोग होता है। और इसी के साथ ही हमारी ये क्लास खत्म भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अर्धचालक के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। दोस्तों आज क्लास के अंदर इतना ही अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।